So, hello students, welcome once again on our YouTube channel Vital Pharma Academy. My name is Rakesh. I am a second year student of IIT BHU doing my masters in pharmaceutical chemistry. तो आज हम लोग इस वीडियोस में देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट का फर्स्ट टॉपिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज की इस वीडियोस में क्या देखेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो भी बेसिक्स इंफॉर्मेशंस है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में वो इस वीडियोस में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और ये बेसिक्स क्लियर होगा तभी आगे डिटेल में हम इसको एलेबोरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सबसे पहले तो बात आती है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, राइट। तो ये जो है ना लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ पे बेस्ड है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब लैम्बर्ट्स एंड बियर्स दो अलग अलग साइंटिस्ट था, इन दोनों ने क्या बोला था देखिए अगले पॉइंट में। ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, आप लोग को पता होगा ना यूवी में क्या होता है जनरल। एक ये बता दे रहा हूँ, देखिए एक मीडियम है, ठीक है, ये ग्लास या क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है ये एक, इसमें जो भी आपका सॉल्यूशंस रहेगा, जो भी आपका मिक्सचर रहेगा वो में आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप यूवी विजिबल लाइट पास करेंगे, यहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ बोल रहा है कि इंटेंसिटी जो होगा ट्रांसमिटेड लाइट का डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द थिकनेस ऑफ द मीडियम इंक्रीज अर्थमेटिकली। जैसे जैसे आप थिकनेस इसका बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है उस लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट सिंपल सा याद रखिए, ये मीडियम की थिकनेस पे बात कर रहा है। बोल रहा है लैम्बर्ट्स लॉ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, यहाँ से जो लाइट देंगे उस वो जो यहाँ ट्रांसमिट होगा उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप थिकनेस ऑफ द मीडियम की थिकनेस इंक्रीज करेंगे। तो ये लैम्बर्ट्स लॉ ने बोला था। एंड बियर्स लॉ क्या बोला था वो देखिए, यहाँ पे ये बोला था कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड बात किया था। ठीक है, ये तो आपका ये है, इसमें सॉल्यूशन जो भी आपका मिक्सर्स है उसकी कंसंट्रेशन उस पर बात किया था। मान चलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपने कर दिया, लाइट पास कराया, लाइट स्मूथली पास नहीं होगा, मतलब हर एक इसमें जो हर एक मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा लाइट को। तो उसी से रिलेटेड बियर्स लॉ ने बोला था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है जो भी यूवी एक्टिव सब्सटेंस होगा वही लाइट एब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट। उसका बोल रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इंक्रीज अर्थमेटिकली। मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से जो लाइट देंगे, देखिए इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट में देखेंगे मोनोक्रोमेटर लगा रहता है, जो कि आपका जो लाइट उसको सेंड करिएगा वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवा रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे जाएगा, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है मिक्सचर्स में। अब इसकी कंसंट्रेशन आपने बहुत ज़्यादा रख दिया तो वो क्या कर रहा है, वो उतना ज़्यादा इधर पास नहीं कर पाएगा स्मूथली। तो वही बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियली जैसे आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का कहना था। यहाँ पे दोनों हो गया, दोनों एक साथ देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, डेविएशंस ऑफ लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। अभी आप लोग ने देख लिया दोनों लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोल रहा था, थिकनेस से रिलेटेड है, बियर्स लॉ किससे रिलेटेड था, कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। एक ट्रिक याद रखिए यहाँ पे, बियर्स लॉ कंसंट्रेशन से रिलेटेड है ना, तो इसे याद रखना है बियर का कंसंट्रेशन, ट्रिक है, बस ट्रिक याद रखना है। बियर समझते हो ना, वही वाला बियर ज़्यादा कंसंट्रेटेड पीता था कौन, बियर्स भाई साहब, ऐसा याद रखना, बियर कंसंट्रेटेड था। तो याद रहेगा कि बियर्स लॉ किससे रिलेटेड है, इसकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। एंड एक याद होगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद आएगा कि लैम्बर्ट्स लॉ किससे रिलेटेड था, थिकनेस से रिलेटेड था।
बियर्स लॉ किससे रिलेटेड था? कंसंट्रेशन। याद रखना, हाईली कंसंट्रेटेड विदाउट वाटर का बियर पीता था, उससे याद आएगा आपको कि बियर्स लॉ कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं कि डेविएशन फ्रॉम लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ, कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसमें लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ फॉलो नहीं करेगा या उससे डेविएशंस होगा। ये बोल रहा था कि देयर मस्ट नॉट बी एनी रिएक्शंस बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट। अब मान चलिए जो भी आप सॉलिड एंड सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, ये आपका मिक्सचर्स था, ठीक है, इसमें सॉल्यूट एंड इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो, इस दोनों के बीच में कोई सा भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सा भी रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एसोसिएशन मतलब दो जुड़ गया, वो रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ कलर मान के चलिए यहाँ पे हो गया, कोई कलर डेवलप्ड हो गया तो वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है कि कोई भी रिएक्शंस नहीं होना चाहिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही हो गया। अब याद रखिए अगर हुआ तो ये डेविएट करेगा लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ से, एंड यू भी मतलब जो भी उसका प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इट अप्लीकेबल फॉर ओनली हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आपको अभी देखा ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन से रिलेटेड है बियर्स लॉ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाईली डाइल्यूटेड, याद रखिए हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए ही अप्लीकेबल है यूवी। ठीक है, याद रखिए लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ ओनली अप्लीकेबल फॉर हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। हाईली डाइल्यूटेड का मतलब क्या हुआ? माइक्रोग्राम पर ml, मतलब जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा वो माइक्रोग्राम में होगा या फिर पार्ट्स पर मिलियन में आप इसको रख सकते हैं। और इसका एब्जॉर्बिंग रेंज जो होता है, एब्जॉर्बिंग रेंज वो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो आपको 10 टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा। मान चलिए उसका एब्जॉर्बिंग रेंज 1 से ज़्यादा चल गया तो आप क्या करेंगे? उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर 1.1 आ जाए, 1.6 आ जाए तो इसको क्या करना है? इसको डाइल्यूट करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ना 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। यही बोल रहा है कि लैम्बर्ट्स बियर्स का जो रेंज है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, लैम्बर्ट्स बियर रेंज क्या है? 0 से 1। अगर 1 से ज़्यादा गया तो क्या करोगे? तो सिंपल से आपको बोलना है कि डाइल्यूट कर देंगे 10 टाइम्स, राइट। यहाँ से आप डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक, कंसंट्रेशन क्विंचिंग एक वर्ड आता है इसमें, ये होता क्या है? देखिए यहाँ पे ये जो भी क्वार्ट्ज ग्लास था वो था, अब इसके अंदर में आपका जो भी सॉल्यूशन था वो तो डाइल्यूट होना चाहिए। मान चलिए वो डाइल्यूट में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑल मॉलिक्यूल्स जो है इसमें वो यूनिफॉर्म एब्जॉर्ब नहीं करेगा। है ना, मान चलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रहा था तो ये जो सामने है वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन इसके पीछे जो होगा वो यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना ये सामने वाला एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए बोले कि यूनिफॉर्मिटी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा लाइट का, इसलिए बोलते हैं कि उसका ट्रांसमिटेंस जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसलिए लैम्बर्ट्स बेयर लॉ बोल रहा है कि इस कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी कंडीशन को कंसंट्रेशन क्विंचिंग बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्विंचिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए अगर लिखना है तो। इन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाईली कंसंट्रेटेड solution, all molecules not shows uniform absorption, not shows uniform absorption, they will not shows uniform transmittance। अगर एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसमिटेंस भी यूनिफॉर्म नहीं शो करेगा। दे will not show uniform transmittance, therefore Lambert's Beer's law will not be follow। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वैसे भी नहीं फॉलो करेगा क्योंकि बियर्स लॉ कंसंट्रेशन से रिलेटेड ही था। Therefore Lambert's Beer's law will not be followed and this is known as concentration quenching। इसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन क्विंचिंग बोलते हैं, क्विंचिंग बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया लेम्बर्ट्स पियर्स लॉ का डेविएशंस क्या है। ये 4 पॉइंट बस आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। कंसंट्रेशन क्विंचिंग भी आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अब एनर्जी लेवल डायग्राम समझते हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब ये पढ़ेंगे वुडवर्ड फिशर रूल, उसमें भी मदद करेगा कि कब एब्जॉर्प्शन शो करेगा कोई भी कंपाउंड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन शो कब करेगा वो यहाँ पे इस फ्लैट में देखते हैं। देखिए आप लोग बॉन्ड पढ़े होंगे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नॉन बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे ये सबसे नीचे है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो जिसकी एनर्जी कम उसको सबसे नीचे रखते हैं। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है पाई बॉन्ड का। इससे देखिए नॉन बॉन्डिंग मतलब ये अभी बॉन्ड बनाया नहीं है, लॉन पेयर वाला जो भी है वो नॉन बॉन्डिंग में आएगा, ठीक है। ये अभी बॉन्ड बनाया नहीं है, इसकी एनर्जी इस दोनों से तो ज़्यादा ही होगा। अब मान के चलिए ये एंटी बॉन्डिंग में आ गया, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलिए ये एस ऑर्बिटल था इसका पॉजिटिव, एंड एक और एस ऑर्बिटल इसका पॉजिटिव, ये दोनों मिल करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए चला था, लेकिन प्लस प्लस रिपेल कर देगा, इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड तो फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग का एग्जांपल है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये ऊपर सबसे ऊपर आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम में। ये इधर एनर्जी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये पाई, ये भी पाई स्टार जो स्टार लगा हुआ है मतलब एंटी बॉन्डिंग है, ये भी इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो याद रखिए 4 टाइप का ट्रांजिशन यहाँ पे होगा। सबसे कम एनर्जी किसका था, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन गया था इसलिए इसकी एनर्जी कम हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड अगर बन जाएगा तो एनर्जी लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड जब बन गया उसकी एनर्जी कम हो जाती है, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी इसलिए कम था। अब देखिए एनर्जी धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में, तो एनर्जी एंड वेवलेंथ में आपको तो रिलेशन पता होगा, एनर्जी एंड वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एनर्जी अगर ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है इसमें, ठीक है, मतलब वेवलेंथ सबसे कम होगा इसका, ठीक है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार का वेवलेंथ जनरली कितना होता है, 150 नैनोमीटर। अब देखिए यहाँ से देखते हैं पाई टू पाई स्टार, ये पाई टू पाई स्टार, ठीक है। पहले सिग्मा वाला ही देख लेते हैं। देखिए एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, यहाँ है ये नॉन बॉन्डिंग एंड ये है सिग्मा स्टार, ठीक है। इसकी जो होता है वो 160 नैनोमीटर होता है, 160 नैनोमीटर होता है। अब पाई टू पाई स्टार का कितना होगा, 185 नैनोमीटर होता है। अब देखिए एन टू पाई स्टार यही आपका यूवी एक्टिव होता है, जिस भी कंपाउंड में ये एन टू पाई स्टार वाला मॉलिक्यूल्स होगा, ये एन नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार वाला एन टू पाई स्टार, ये देखिए एनर्जी गैप कम है मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, एनर्जी अगर कम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम। इसका वेवलेंथ जो होता है एन टू पाई स्टार का वो 280 नैनोमीटर होता है, और ये यूवी में आ जाता है, मतलब यूवी विजिबल होगा, यूवी में जब भी आएगा ये वो विजिबल होगा। अब देख लेते हैं इस ट्रांजिशंस में एग्जाम्पल्स क्या है। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम में देख लेते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाला जितना भी है वो आएगा इसमें, ठीक है। अब दूसरा था क्या, एन टू सिग्मा स्टार, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, याद रखिएगा नॉन, ये लॉन पेयर वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया है अभी, इसमें पूरा आ जाएगा। जैसे कि देखिए RNH2 है, एलिफैटिक एमीन्स याद रखिए, यहाँ पे एलिफैटिक डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो वो यूवी एक्टिव हो जाएगा। याद रखिए कंजुगेशन बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे यूवी एक्टिव होने लगता है, ये अपन वुडवर्ड फिशर रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान चलिए ROH वाला, ठीक है, इसके पास भी लॉन पेयर है, देखिए इसके पास भी लॉन पेयर है, इसलिए ये किस में आएगा, एन टू सिग्मा स्टार में। अब तीसरा देखते हैं पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, इसमें कौन सा आएगा, एल्कीन आएगा, एल्कीन आएगा, नॉर्मल एल्कीन जो भी है वो आएगा इसमें, ठीक है। और फोर्थ देखते हैं एन टू पाई स्टार, ये अपना मेन है, इसी पे फोकस रखना है। एन है मतलब नॉन बॉन्डिंग भी होगी, एन पाई स्टार यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होने वाला है, जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप जैसे कि आर CO R, देखिए इसके पास लॉन पेयर भी है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होता है ना जी, और ये डबल बॉन्ड है,
ठीक है, तो याद रखिए डबल बॉन्ड वाला, पाई से याद रखिए डबल बॉन्ड, एन से नॉन बॉन्ड। अगर ऐसा दिखे ओ के साथ में डबल बॉन्ड भी यहाँ पे है, तो ये किस में आएगा, एन टू पाई स्टार में आएगा। और ये जैसे जैसे इसका कंजुगेशन आगे बढ़ाइएगा वैसे वैसे इसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन वाला आ जाएगा, NO2 वाला आ जाएगा, जितना भी एन टू पाई स्टार है वो इसमें यूवी एक्टिव होगा। इतना आप लोग को पता चल गया। चलिए अब आगे चलते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें आता है लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स होता क्या है, देखिए ऐसा वेवलेंथ जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करे कोई भी। ठीक है, इसका तो डेफिनेशन ही डायरेक्ट एक लाइन में पूछ लेता है, तो याद रखिए द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स। उसको ऐसा वेवलेंथ जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स होता है। अब देखते हैं एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान चलिए एब्जॉर्बेंस है एंड ये उसका वेवलेंथ है। चलिए यहाँ से आपने यूवी विजुअल का ग्राफ बनाना चालू किया, ये यहाँ तक गया। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। देखिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ पे आया, यहाँ पे, उसका लैम्डा मैक्स क्या हो गया, ये हो गया। मतलब ऐसा वेवलेंथ जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। देखिए मान चलिए ये वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, तो ये इसका लैम्डा मैक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल का जब भी आप ग्राफ देखिएगा तो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 257 नैनोमीटर पर दिखेगा। मतलब 257 नैनोमीटर पे उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, इसलिए लैम्डा मैक्स का वही चीज़ होता है कि ऐसा वेवलेंथ जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करे। यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया पैरासीटामोल का 257 नैनोमीटर उसका लैम्डा मैक्स हो गया। अब क्रोमोफोर क्या होता है एंड ऑक्सोक्रोम क्या होता है, दो टर्म आता है यहाँ पे। तो क्रोमोफोर देख लेते हैं। अभी देखे ना कौन सा, एन टू पाई स्टार वाला। तो याद रखिए ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन किसका, जो यूवी विजिबल लाइट होगा उसी का ना, जो भी विजिबल लाइट होगा उसी का सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर सके। और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर पाए कब कर पाएगा, जब एन टू पाई स्टार वाले कंपाउंड आए, जैसे कि आप अभी बताना कार्बोनाइल कंपाउंड वगैरह हो गया, NO2 वाला हो गया, CN वाला हो गया। ठीक है, इस ये एन टू पाई स्टार में आता है। अब क्रोमोफोर, एक वर्ड आप लोग पढ़े होंगे, फार्माकोफोर। फार्माकोफोर क्या था, फार्माकोफोर, फार्मा से तो पता चलता फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको फार्माकोफोर बोल रहे थे। द फंक्शनल ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। मान चलिए किसी में ठीक है COOH ग्रुप था कोई भी ड्रग में, ये ग्रुप, अब मान चलिए यही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, तो ये उसका क्या हो गया, फार्माकोफोर। वैसे ही क्रोमोफोर में फंक्शनल ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको क्रोमोफोर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया क्रोमोफोर क्या होता है। अब एक और टर्म आता है, यहाँ पे देखिए ये फंक्शनल ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ठीक है, क्रोमोफोर तो मेन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो मेन फंक्शनल ग्रुप था वो हो गया। और ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ग्रुप विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन तो ये नहीं करेगा, लेकिन जब ये अटैच रहेगा क्रोमोफोर के साथ में तो उसको डिस्टर्ब करेगा, बट मे इंटरफेयर विथ सिग्नल ऑफ क्रोमोफोर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बोल रहा है भाई। देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सोक्रोम याद रखिए कौन सा ग्रुप वाला आएगा, N2 सिग्मा स्टार वाला आएगा, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, OH ग्रुप अपन पढ़े थे। ठीक है, NH2 पढ़े थे जिसमें लॉन पेयर भी है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब लॉन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग होगा, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा। ठीक है,
तो ये सब ऑक्सोक्रोम का एग्जाम्पल है। अब ये कैसे इंटरफेयर करेगा, मान चलिए यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप था, मतलब ये क्या है, क्रोमोफोर है। ठीक, ये देखिए इस पे लॉन पेयर है मतलब एन, एंड ये डबल बॉन्ड है मतलब पाई स्टार, तो ये तो क्रोमोफोर हो गया। अगर इसके साथ में आप ओ एच डाल दिए यहाँ पे, तो ये देखिए ये ऑक्सोक्रोम है, ये खुद तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं, लेकिन जब ये इसके साथ में अटैच है तो ये इसको थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेगा, सिग्नल के साथ में ऊपर नीचे हो सकता है। यही बोल रहा है ऑक्सोक्रोम ऐसा ग्रुप होता है विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बट मे इंटरफेयर विथ सिग्नल ऑफ क्रोमोफोर, क्रोमोफोर का जो सिग्नल आएगा उसके साथ में इंटरफेयर करेगा। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर सी डबल वन ओ के साथ NH2 जुड़ गया, ये भी देखिए ऑक्सोक्रोम का एग्जांपल है। N2 सिग्मा स्टार वाला दिख जाए मतलब ऑक्सोक्रोम। अब कैसे पता करोगे, एन नॉन बॉन्डिंग अगर दिख रहा है, नॉन बॉन्डिंग कैसे पता करोगे, जो नॉन पेयर वाला, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था इसलिए N2 पाई स्टार था, और ये क्रोमोफोर था, मेन क्रोमोफोर के साथ में ये ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, इसलिए इंटरफेयर करेगा थोड़ा बहुत। ठीक, देख लेते हैं शिफ्ट क्या होता है। अब शिफ्ट मतलब क्या होता है, चेंज इन लेमडा मैक्स। शिफ्ट से याद रखिए एक लाइन में, चेंज इन लेमडा मैक्स। अब किसी कारण से उस लेमडा मैक्स मतलब वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, लेकिन लेमडा मैक्स में चेंज हो रहा है। अब ये दो टाइप का शिफ्ट होता है, याद रखिएगा। शिफ्ट याद रखिएगा दो टाइप का होता है, एक होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, एंड दूसरा होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर किसी कारणवश लेमडा मैक्स बढ़ गया, ठीक है, लेमडा मैक्स अगर किसी कारणवश कोई ग्रुप अटैच हो गया या फिर कुछ हुआ, उसके कारण अगर लेमडा मैक्स बढ़ गया तो उस शिफ्ट को क्या बोलेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जस्ट इसका उल्टा, और किसी कारणवश लेमडा मैक्स कम हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, उसको क्या बोलेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट समझ में आ गया। ठीक है, चेंज इन लेमडा मैक्स यहाँ से देख लीजिए, लिख लीजिएगा, वैसे भी लिख दिया मैं। ठीक है, चेंज इन लेमडा मैक्स को क्या बोलते हैं, शिफ्ट। ठीक, चलते हैं आगे। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ये चेंज इन इंटेंसिटी, याद रखिए इंटेंसिटी में चेंज क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट बोलते हैं। इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ, जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा था एक्सलन, याद रखिएगा ई मैक्स, चेंज इन ई मैक्स, इंटेंसिटी मैक्सिमम में अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप, इफेक्ट बोलेंगे। ये भी हाइपरक्रोमिक इफेक्ट मतलब, अब ये भी दो प्रकार का होता हो सकता है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। अगर इंटेंसिटी बढ़ गया, ई मैक्स उसका बढ़ गया, तो क्या बोलोगे, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट हो गया। तो सिंपल से याद रखिए, इफेक्ट का मतलब होता है चेंज इन इंटेंसिटी। ठीक है, हाइपोक्रोमिक अगर हो गया तो उसकी वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हाइपरक्रोमिक में इंटेंसिटी इंक्रीज, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट मान के चलिए आपको कोई पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब लेमडा मैक्स वाला आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि कोई कंडीशंस होता है जिसमें लेमडा मैक्स बढ़े, कब बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, कब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ठीक है, ये वाला लेमडा मैक्स कब बढ़ेगा कब कम होगा, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए शिफ्ट एंड इफेक्ट को एक साथ देख लेते हैं इसमें, ये लास्ट अपना स्लाइड है, यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका नीचे वेव लेंथ, ठीक है, लेमडा मैक्स वाला, एंड ये क्या है, एब्जॉर्बेंस। अब देखिए ये वेवलेंथ एंड एब्जॉर्बेंस, यहाँ से कोई कंपाउंड रन किया, ठीक है, यहाँ से यूवी भी ये ग्राफ यहाँ पे दिया। अब देखिए ये लेमडा मैक्स यहाँ पे था इसका, ठीक है, और लेमडा मैक्स इसका है, ये ब्लू शिफ्ट कब होगा, जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, वेवलेंथ जब डिक्रीज होगी, मैं बोला था ना ब्लू शिफ्ट का, ब्लू शिफ्ट मतलब, एंड रेड शिफ्ट मतलब, देखिए पैथोक्रोमिक शिफ्ट, पैथोक्रोमिक शिफ्ट पढ़े थे ना, पैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब क्या, लेमडा मैक्स उसका इंक्रीज हो गया, उसी को दूसरा नाम है रेड शिफ्ट। पैथोक्रोमिक शिफ्ट को ही रेड शिफ्ट बोलते हैं, एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ही हिप्सोक्रोमिक
शिफ्ट को ही ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। देखिए वेवलेंथ इधर अगर कम हुआ तो ब्लू शिफ्ट, वेवलेंथ अगर बढ़ गया तो रेड शिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए ये इंटेंसिटी है, मतलब कितना ऊपर जा रहा है। अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से इंटेंसिटी अगर बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर इंटेंसिटी इससे कम हो जाए तो क्या बोलिएगा, इप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो समझ में आ गया ना, शिफ्ट एंड इफेक्ट में क्या ये का अंतर है। ठीक है, ये शिफ्ट था, ये बैथोक्रोमिक। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, रेड शिफ्ट को ही बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, या फिर वाइस वर्सा, एंड ब्लू शिफ्ट को ही हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो चलिए आज के वीडियोस में बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड जो बेसिक वुडवर्ड फिशर रूल है लैम्डा मैक्स, कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो सब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाला है आने वाले समय में। आपका जीपैट पास आने वाला जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एनालिसिस का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड हर एक सब्जेक्ट का, वो यहाँ पे कवर होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।